बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 ख़बरों पर बात करूँगा। एक तो ये है कि पंजाब में जो हुकूमत की या चेहरे की तब्दीली का सिलसिला चल रहा था, उसने 2 ड्रामाई मोड़ लिए हैं, उसके बारे में कुछ ज़िक्र होगा। और दूसरा एक छोटी सी खबर है कि शेख रशीद को आज वफाकी काबीना के इजलास में नहीं बुलाया गया और कहा गया कि ये काबीना का इजलास सिर्फ PTI के अरकान का था। ये तारीख़ में पहली नज़ीर है। और तीसरी खबर ये है, जो इमरान खान साहब ने एक प्लान बनाया था जिसको मैंने खर प्लान का नाम दिया है, वो खर प्लान कैसे रोका गया, किसने रोका। लेकिन इससे पहले 2 बिल्कुल छोटी छोटी खबरों पर एक एक सत्र का तबसरा। एक तो आज बलूचिस्तान का जो आज़ाद उम्मीदवार था जिसने PTI को 70 करोड़ रुपए दिए थे और टिकट लिया था, और बाद में PTI ने उससे टिकट वापस लेकर अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था और फिर उस उम्मीदवार को बिठा दिया गया था ताकि ये 70 करोड़ वाला जीत जाए। ये कामयाब ड्रामा था, वो जीत गया। आज उसने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अरबपति आदमी है और ये अकेला आदमी नहीं है, बल्कि खान साहब ने सेनेट के इस इलेक्शन में जितने उम्मीदवारों को टिकट दिए उनमें से उनकी अक्सरियत अरबपतियों पर मुश्तमिल है। और ये वही खान साहब है जो 3-4 दिन से ये मुसलसल होल मचा रहे हैं कि सेनेट में पैसे का खेल है। पैसे का खेल के खिलाड़ी इमरान खान से तो बड़ा पाकिस्तान में आज तक पैदा नहीं हुआ। और शुगल की बात यह है कि वही पैसे के खेल के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहा है। दूसरी बात, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने वो जो 171 में से 178 अरकान निकाले थे, चैलेंज किया है बिलावल भुट्टो को और दूसरे अपोजिशन लीडरों को कि साबित कर दो कि मैंने जालसाजी की है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, ये नौकरी छोड़ दूंगा। इसमें पहली बात तो ये है कि साबित कैसे किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का तो कोई नुमाइंदा था ही नहीं, कोई ऑब्जर्वर भी नहीं था, कोई इलेक्शन कमीशन का बंदा भी नहीं था, कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं था, और 4 मुशीर गैर मुंतखब जो पार्लियामेंट के रुकन नहीं हैं उनको भी गिनती में शामिल किया गया। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर साबित कर भी दिए जाए किसी तरीके से तो आप नौकरी फिर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके जो लीडर हैं इमरान खान, वो 50 ऐसी बातें कर चुके हैं कि अगर ये हो गया तो मैं वज़ारत उज़्मा को छोड़ दूंगा, अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। और वो 50 बातें हुई, लेकिन उन्होंने एक मरतबा भी नौकरी नहीं छोड़ी। वज़ारत उज़्मा के ओहदे से जिस तरह वो चिमटे हैं, आज तक कोई नहीं चिमटा। 50 बातों का अगर जिक्र किया जाए तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। एक छोटी सी बात ये थी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ख़िलाफ़ इस तरह नारेबाजी हो, नवाज़ शरीफ के दौर में एक मरतबा स्टेडियम में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ गो नवाज़ के नारे लगे थे, अगर मेरे ख़िलाफ़ इस तरह के नारे लगे तो मैं हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो आप देखें कि आज स्टेडियम्स क्या, हर गली मोहल्ले चौक में इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं और वो हुकूमत नहीं छोड़ रहे। तो जब आपके गुरु हुकूमत नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या छोड़ेंगे। बहरहाल अपोजिशन को चाहिए कि वो कम से कम स्पीकर की इस नौसरबाजी के ख़िलाफ़ या कम अज़ कम उसकी तारीफ़ करने के लिए कौमी असम्बली में एक करारदाद तो लाए, पास हो ना हो, लेकिन ये बात ऑन द रिकॉर्ड तो आए कि स्पीकर ने क्या चालाकी की है, क्या नौसरबाजी की। तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली में पंजाब में जो हुकूमत का बदलने का जो खेल चल रहा था, उसमें पहला मोड़ तो तब आया जब नवाज़ शरीफ ने इन हाउस चेंज की मुखालिफत कर दी। वरना इससे पहले अपोजिशन और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी अपना बंदोबस्त मुकम्मल कर चुकी थी। और कहा जाता है कि परवेज़ इलाही से मामलात सेट हो गए थे, सेट हो नहीं गए थे बल्कि सेट करा दिए गए थे उन ताकतों की तरफ से जो बुज़दार को पसंद नहीं करती। मुस्लिम लीग नून ने क्यों इसकी मुखालफत की, उसकी वजह आपके इल्म में है कि वो समझते हैं कि अगर बुज़दार साहब चले गए और परवेज़ इलाही की क़यादत में हुकूमत बन गई तो PTI तो चलिए शायद ना रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का रास्ता बंद करने का एक सिलसिला चल निकलेगा और मुस्लिम लीग नून का जो नातका पहले से ज़्यादा बंद किया जाएगा। बहरहाल ये मुस्लिम लीग की वजह थी। मुस्लिम लीग के पास अपने इस मौक़िफ़ को या इस अंदेशे के हक़ में कई दलाइल, कई वजूहात मौजूद हैं। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है कि इमरान खान को और बुज़दार को तो तस्कीन हुई होगी कुछ, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि जरदारी साहब पंजाब में चेहरा तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे। उनकी गेम ये थी कि बुज़दार साहब जो हैं ये उनके काम के आदमी नहीं हैं। अगर परवेज़ इलाही आता है या अलीम खान आता है या कब्ज़ा ग्रुप का कोई और ग्रुप इसी तरह का आदमी आ जाता है तो वो उनका मुफीद मकसद, मुफीद मतलब आदमी हो सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही आदमी चाहिए। बुज़दार ने भी कोई कम तबाही तो नहीं मचाई जनूबी पंजाब में, उनकी लूट मार के, करप्शन के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन जिस तरह का आदमी उन्हें चाहिए वो उस तरह का बुज़दार आदमी नहीं है।
तो उसके बाद दूसरा मोड़ ये हुआ कि अपोजिशन की तरफ से मायूस होकर इस्टेब्लिशमेंट ने एक इमरान खान को पैगाम भेजा है। उस पैगाम के अल्फाज क्या थे वो तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और ज़ाहिर है वो अल्फाज बड़े डिप्लोमेटिक और मुतात और बड़े अल्फाज मुंतखब करके एक फ़िक्रा पैरा बनाया जाता है। तो वो पैगाम ये दिया गया है कि अगर आपने बुज़दार को ना बदला तो फिर ये जो मामला है ये सारा समेट दिया जाएगा और फिर इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो ख़बर ये है कि इमरान खान ने 10-12 दिन का टाइम मांगा है और बुज़दार से भी बात की है। बुज़दार को उन्होंने बुलाया इस्लामाबाद, और अगरचे इशारा उन्होंने ये दिया है कि मुझे बुज़दार पर एतमाद है, बुज़दार को तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन दर हकीकत, और ये बिल्कुल सही खबर है कि उन्होंने अपने मालकान से 10-12 दिन, 15 दिन, 16 दिन का वक्त मांगा है। शायद इस महीने के आखिर तक वो बुज़दार को खुद ही बदल दें, बशर्ते कि उन्हें वो जो उनके पास एक आमला खातून है उन्होंने मशवरा दे दिया, क्योंकि आमला खातून जो हैं वो मना करती हैं कि अगर जिस दिन बुज़दार को आपने बदला तो आपकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। यही वह टूना है, वरना बुज़दार को रखने की इमरान खान के पास और कोई वजह नहीं है। तो ये पंजाब की जो एक सियासी ड्रामा चल रहा था वो उसका अभी वाइंड अप नहीं हुआ है, लेकिन उसने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। यानी अगर आप बुज़दार साहब जाएंगे तो इमरान खान के हाथों जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर सारा सिस्टम ख़तरे में पड़ जाएगा। इस तरह की धमकी जो है वो कई हवालों से इसकी तस्दीक हो गई है। शेख रशीद को काबीना के इजलास में नहीं बुलाया गया, इसकी वजह बड़ी मज़ेदार है, नाराज़गी है। खान साहब बहुत नाराज़ हैं कि शेख रशीद ने कल एक इंटरव्यू में, समा टीवी को एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें की जो जिनकी तवक्को खान साहब को थी कि वो नहीं करेंगे, और उनसे पीटीआई की और खान साहब की पोजीशन ख़राब हुई। उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे 20 अरकान या 18 अरकान बिके हैं, और अगर हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। इसका मतलब है कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने खान साहब को मफादात का ग़ुलाम करार दे दिया कि असूलों की कोई बात नहीं है, असूलों का कोई चक्कर नहीं है, हुकूमत का खेल है, और अगर इमरान खान असूलों पर चलते हैं तो उनकी कुर्सी जाती है। एक तो ये बात खान साहब को बुरी लगी। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा बुरी लगी, बागी अरकान के बागी होने की वजह बयान करते हुए ये कहा कि जब फ़ज़ा इस किस्म की चल रही हो कि लोगों में, यानी अरकान असम्बली में, ये इस तरह की बातें फैल जाएँ कि पता नहीं खान साहब ने रहना है कि नहीं रहना है, इसलिए वो डामाडोल हो गए। यानी गोया कि वफाकी हुकूमत का एक वज़ीर जो इमरान खान के बहुत करीब है, ये तस्दीक कर रहा है कि खान साहब की हुकूमत का अब कोई इतबार नहीं, इसका चल चलाओ है। तो ये ऐसी बातें खान साहब की हुकूमत के लिए ज़हर कातिल है। तो वो इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने, एक तो थोड़ा सा नाराज़ तो पहले ही थे जब वो असम्बली में गए और शेख रशीद का हाथ झटक दिया, उसके साथ मुसाफा करने से इनकार कर दिया, तो दूसरा बड़ा गुस्सा आज से निकाला है। और वजह बड़ी दिलचस्प है, मज़े का खेज़ है कि शेख साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो पीटीआई के मेंबर नहीं थे। बताइए इस दलील में क्या वज़न है, वो आप ज़्यादा समझते हैं। नाज़रीन, तीसरी बात और आखिरी जो मैं करने वाला हूँ वो खर प्लान है, जिसलिए नाम मैंने दिया है, खान साहब का नाम नहीं है। खान साहब का इंतकामी जहन है, नफ़रत का जहन है, मायूसी का वो शिकार है और झुंझलाहट का शिकार है। उनका जहन किसी मामले पर सही फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं रखता। मायूसी और दुख के आलम में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि मुल्क में एक अनारकी की फ़ज़ा बनाई जाए, खून रेजी, खून खराबा। शेख साहब भी इशारा दे चुके हैं कि बम धमाके होंगे अगर अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया वगैरह वगैरह। इनको छोड़िए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर पीटीआई वालों ने हमला किया। उस हमले का मकसद बिल्कुल पहले से तय था। उन अफराद को गालियाँ पहले से बता दी गई थी कि आपने ये गालियाँ देनी है। और किस्सा यूँ था कि मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जिसका ऐलान एक शाम पहले उन्होंने कर दिया था। यानी ये शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर वो सहाफ़ियों से बात करेंगे। अगले दिन हंगामी तौर पर पीटीआई के 400-500 हामी, जिनमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हामी नहीं थे बल्कि वो किराए पर दस्तयाब होने वाले गुंडे थे, उनको बुलाया गया। लाहौर, पिंडी और गुजरांवाला से 400 और 500 के दरमियान उनकी तादाद थी। उन्हें बैनर दिए गए जिन पर गंदी और नंगी गालियाँ लिखी थी, ऐसी गालियाँ जिनकी तस्वीर कोई अखबार छापने की जरूरत नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को जो गालियाँ दी गई थी। उसके बाद इन्होंने ये मुजाहरा किया। ये पार्लियामेंट के दरवाजे पर थे मुस्लिम लीग वाले, और ये लोग थे बिल्कुल उसके अपोजिट बीच में ग्राउंड की जगह है। वो ये जगह क्रॉस करके दरवाजे पर पहुँचे और आते ही उन्होंने लीगी लीडरों पर हमला कर दिया।
मरीम औरंगज़ेब को दुलत्ती मारी एक गुंडे ने, और एक ने गाली दी, एक ने जूता मारा जो आसन इकबाल के सर पर लगा, और बाकी उन्हें थप्पड़ रसीद करना शुरू कर दिए। लेकिन वो चूँकि किराए के गुंडे थे, उनमें जुर्रत नहीं थी। वो मुस्लिम लीग वालों ने जब पलट कर उन पर वार किया, मुस्लिम लीग वालों की तादाद 15 या 16 से ज़्यादा नहीं थी, तो ये सारे वहाँ से भाग खड़े हुए। ये भी हो सकता है कि उनके प्लान में ये शामिल हो कि जब जवाबी कार्रवाई हो तो हम भाग खड़े होंगे, वो भाग निकले। और इस दौरान उन्होंने जो गालियाँ दी और जो धमकियाँ दी, एक खातून का उन्होंने दुपट्टा भी खींचा, उसका मतलब ये था कि ये चीज़ें मीडिया पर आएँ, टीवी पर चलें, इश्तियाल पैदा हो और जगह जगह हंगामे हो। तो इस सूरत हाल का नोटिस खान साहब के मालकों ने लिया और मालकों की तरफ से एक मैसेज मिला कि ये प्लान नहीं चलेगा। नाज़रीन, ये बहुत पुरानी बात है। 77 में भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली थी। तो वो तहरीक चूँकि शहरों में भुट्टो साहब के मुखालफों की अक्सरियत थी, छोटे कस्बों में और देहात में पीपल्स पार्टी के हामी ज़्यादा थे, लेकिन शहरों में PNA को लोगों का ज़्यादा अक्सरियत थी और गलबा भी उनका ज़्यादा था। तो जब तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और पीपल्स पार्टी को ये नज़र आना शुरू हो गया कि ये हुकूमत अब शायद न चले, तो उस वक्त खर साहब भुट्टो साहब की मदद को आए। ये भुट्टो साहब की गलती थी, उन्हें खर साहब को कबूल नहीं करना चाहिए था। खर साहब एक वसी साजिश का हिस्सा बनकर आए थे, जिसका मकसद ये था कि अनारकी फैलाकर, खूनरेजी फैलाकर मुल्क में मार्शल लॉ के लिए हालात पैदा करते जाएँ। तो खर साहब की निगरानी में एक ऑपरेशन हुआ। वो ये था कि जब अपोजिशन के जुलूस सड़कों पर निकलते थे तो बिल्डिंग से उन पर फायरिंग की जाती थी, और इन फायरिंग के वाक़यात में कई कारकुन PNA के शहीद हो गए। तो उस वक्त इश्तियाल की फ़ज़ा मुल्क में बहुत ज़्यादा फैल गई। जवाबी कार्रवाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुई और उसका अफसोसनाक नतीजा निकला। वो ये था कि मुजाहिरीन ने उस बिल्डिंग को निशाना लेकर नज़र आतिश कर दिया जहाँ से गोलियाँ चलाई जाती थी। ऐसी 3-4 बिल्डिंग्स नज़र आतिश की गई, और ये बहुत बड़ा अलमिया था, इसलिए कि उन बिल्डिंग में जो हमलावर थे, फायरिंग करने वाले, वो तो उस वक्त मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन दूसरे लोग भी मौजूद थे जिनका इस हंगामे से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो भी ज़िंदा जल गए। तो उसके बाद फिर बहरहाल जल्दी मार्शल लग गया। खर साहब फिर एक तरफ हो गए, यानी भुट्टो साहब को बदनाम करवा के और उनको मुसीबत में डाल के खामोशी से एक तरफ बैठ गए। अच्छा, उस दौर में और इस दौर में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उस दौर में पीपल्स पार्टी और PNA दोनों तकरीबन बराबर की क़ुव्वत रखते थे, यानी शहरों में उनकी मेजॉरिटी थी तो कस्बों और देहात में इनकी मेजॉरिटी थी। मजमूई तौर पर दोनों ताकतें हम पल्ला थीं। खाना जंगी अगर होती तो ज़ाहिर है, अगर 10 आदमी पीपल्स पार्टी के मरते तो 10 आदमी PNA के भी मरते, या वो बेश फ़र्क थोड़ा सा हो जाता। आज क्या पोजीशन है? आज पोजीशन ये है कि इमरान खान की मकबूलियत सिफर की तरफ गामजन है। सिर्फ एलीट क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, और ये जो एक दौलतमंद तबका है, अरबपति तबका है, अपर मिडिल क्लास कह लें ज़्यादातर, और एलीट क्लास, इन 2 क्लासेस के अलावा इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़ीरो है। PTI की पॉपुलैरिटी ज़ीरो है, और ये अपर क्लास के लोग सड़कों पर दू बदू मुकाबला नहीं कर सकते। यानी इमरान खान की पार्टी इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो खाना जंगी करा सके या सड़कों पर मुखालफों का मुकाबला कर सके। इसके बावजूद ये साजिश की गई, ये खर प्लान बनाया गया और जिसको रोक दिया गया है। तो नाज़रीन, खान साहब अपने अंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये अंजाम अगर तूल पकड़ रहा है तो इसलिए पकड़ रहा है कि जो गैर जानबदार हल्के हैं वो गैर जानबदार नहीं हैं, वो इमरान खान को बचा रहे हैं। और शुनीद तो ये है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि सेनेट के चेयरमैन का ओहदा अपोजिशन के पास जाने नहीं दिया जाएगा। सेनेट का इलेक्शन अब 1-2 दिन के बाद उसका नतीजा आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। अगर अपोजिशन जिसकी अक्सरियत है उसको उम्मीदवार जीत जाता है तो इसका मतलब ये है कि मुदाखलत नहीं हुई या मुदाखलत का इरादा आखिरी वक्त तक मुलतवी कर दिया गया। और अगर संजरानी जीत जाता है तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं कि किसने क्या किरदार अदा किया। खुदा हाफिज़।